Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट पेपर 2 SST का सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद रिमेनिंग 2 चैप्टर और बचेंगे। उसके बाद हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में क्लास 8 की 3 चैप्टर बचे हैं, वरना फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, कहीं कहीं बाइलिंगुअल समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कृषि। देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे हम किसी प्लांट से फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट पे आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी हम रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से किसी भी फिनिश गुड में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश रॉ मटेरियल, कच्चे माल बोलते हैं ना, कच्चा माल। रॉ मटेरियल से हम किसी फिनिश्ड गुड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, या फिर प्लांट, किसी भी प्लांट से हम फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर फाइनल प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करके उसे सेल आउट कैसे करते हैं। तो इसी का यहाँ पे कृषि का ही पूरा डिस्कशन है। तो देखिए, इसमें 3 बच्चे होते हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। एक गांव की ओर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में वो लोग एक किसान को जुताई करते हुए देखते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, तो किसान उन्हें बताता है कि वो बुआई कर रहे हैं और इसमें खाद भी डाल रहे हैं। खाद भी उन्होंने डाला है जिससे ये बहुत उपजाऊ हो, अच्छी इसमें फसल हो, अच्छी पैदावार हो। तो उन वे बच्चों से बोलते हैं किसान कि गेहूं को हम मंडी में सेल आउट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये आटे में परिवर्तित होगा कारखानों में जा कर के, और डबल रोटी और बिस्किट इससे बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कन्वर्ट होने में, पौधे को, प्लांट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब जो 3 स्टेजेस हैं वो क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी एंड तृतीयक टेरिटरी। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राथमिक क्या है, तो देखिए, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक के अंतर्गत ये होता है कि जैसे आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? ठीक है, अभी कच्चा माल है आपके पास, कृषि करेंगे, मत्स्य होगा, फिशिंग वाला है, और संग्रहण इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या है? जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जो प्राकृतिक, नेचुरल अवेलेबल चीज़ें हैं उनके उत्पादन से और उनके निष्कर्षण से है, ये प्राकृतिक हैं सब चीज़ें अवेलेबल हमें। ठीक, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। द्वितीयक में क्या आएगा? वे संसाधन आते हैं, वो रिसोर्सेज आते हैं आपके, जैसे कि आपके डबल रोटी को पकाना, आपकी डबल रोटी बन गई है। ठीक, अब उसे आप पका रहे हो, आपने एक फॉर्म दे दिया। मान लीजिए प्राथमिक में आपने आटा आपको सानना था। ठीक है, रोटी बनानी है, मान लीजिए एक हम प्रोसेस ले रहे हैं, रोटी बनानी है। अब रोटी बनाने के लिए प्राइमरी में आप क्या करोगे? आपके पास एक तसला, थाली, जो भी आप बोलते हो, बर्तन होना चाहिए। हाँ, आपके पास पानी होना चाहिए उसे सानने के लिए। ठीक है, फिर उसको आप पानी मिक्स करोगे, आटा को सानोगे, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपको इतनी चीज़ें तो चाहिए ही। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी सोर्सेज ये हैं। ठीक, अब सेकेंडरी में क्या करोगे? रोटी, आटा आपने जब सान लिया, रोटी आपको बनानी है। ठीक है, ध्यान ये रखना। अब सेकेंडरी में क्या होगा? रोटी जब, फिर क्या करोगे? सॉरी, अब रोटी को आप बेलोगे और उसको पकाओगे गैस पे, तो ये आपका सेकेंडरी में आ गया। ठीक है, अब टेरिटरी क्या, सबसे लास्ट वाली स्टेज होगी आपकी टेरिटरी। इसमें क्या होगा? सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, लोगों को रोटियां बना बना के, पका पका के अपने घर के मेंबर्स तक पहुंचाओगे, है ना? तो व्यापार करोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो ये मैंने रोटी के माध्यम से आपको समझा दिया। अब इसमें देखिए, प्राइमरी में कृषि है, मत्स्य संग्रहण, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज अवेलेबल है। द्वितीयक में, सेकेंडरी में आपके डबल रोटी को आपने पकाया, कपड़े की बुनाई की, और थर्ड में है कि आपने उसको सब बना लिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट तो करोगे, उसे सेल आउट तो करोगे आप, है ना? तो यातायात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार करोगे, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन है, ये सब थर्ड है, टेरिटरी है। टेरिटरी भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, अगर बात करें तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि फसल, सब्जी, फूल, फल को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। कृषि हमारा प्राथमिक है। और विश्व में अगर हम बात करें तो 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, या कृषि करते हैं 50% लोग।
और 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। हमारे भारत की 2/3 संख्या, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर टोटली डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बताया गया। एग्री का मतलब होता है मृदा, सॉइल से, और कल्चर का मतलब होता है कृषि करने से, है ना। कल्चर का मतलब है। नाउ नेक्स्ट पेज पे क्या आपको दिया है, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन भाग है पूरे विश्व में हमारे कृषिगत भूमि है। ये आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब कृषिगत भूमि है पूरे विश्व में। जहाँ वाइट है वो नहीं, ग्रीन ग्रीन वाला आपकी ये कृषिगत भूमि है। तो आप देख के समझ सकते हो कि कृषिगत भूमि सब जगह है पूरे विश्व में। ओके ना, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है, तो आप ये ध्यान रखना। एग्री आप समझ रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मृदा की जुताई, फसल को उगाना, पशुपालन, एग्रीकल्चर, है ना। जो आप एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है। शहरी से आप याद रखना कि रेशम उत्पादन से है, ठीक है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन करना रेशम से है। पीसी से आप फिशिंग से याद रख सकते हो कि तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, फिशिंग, है ना, फिशिंग। ओके। विटी से आप याद रखते हो कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टी से आप याद रखते हो, हॉर्टी से याद रखना कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना। सब्जी, फूल और फलों को उगाना या फिर उद्यान कृषि को आप हॉर्टिकल्चर बोलते हो। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृषि तंत्र क्या होता है आपका, तो देखिए कृषि तंत्र में क्या है कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश क्या है, आपको कृषि तंत्र करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर अभी हमने बताया ना, आटा, मान लो आपको रोटी खानी है, ठीक है, तो आपके पास आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो तसला होना चाहिए, वो परात, वो बर्तन होना चाहिए जिसमें आप आटा मारोगे। फिर उसके बाद आपको आपके पास क्या होना चाहिए, जिसमें रोटी बनाते हैं, है ना, वो पत्थर होना चाहिए, बेलन होना चाहिए, है ना। तो नेसेसरी चीज़ होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ना। तो कृषि तंत्र के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीज होने चाहिए भाई। खेती कैसे करोगे, बीज होंगे तभी तो सीड्स बोओगे, उसके लिए पानी उसमें डालोगे, कुछ पौधा लगाना है आपको, उसके पास आपके पास पेस्टिसाइड्स होनी चाहिए, अच्छी फसल उगानी है ना, सेल आउट करनी है, तो उर्वरक होने चाहिए, अच्छे उर्वरक होने चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए, क्योंकि आपको खेतों पे करना है ना उसे सेल आउट करने के लिए। ये सब चीज़ें आपके पास प्राइमरी अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जुताई, बोआई और सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ क्रियाएं हैं, ये सब करना पड़ता है। जैसे आपको उसे अब ऐसा तो है नहीं खाली बीज बीज कुछ भी प्लांट आपको उगाना है तो खाली बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, अपने आप हो जाएगा, नहीं। समय समय पर आपको पेस्टिसाइड उसमें डालना होता है, मशीन, लेबर भी चाहिए, अगर बड़े पैमाने पे करना है उसे। जुताई भी करनी होती है, बुआई भी करनी होती है, उसकी सिंचाई भी, पानी भी रोज़ ही डालना पड़ता है फूल पौधों में, लगभग लगभग, है ना। उसकी कटाई करनी, क्रॉप बन गई तो उसे काटना भी होगा। ये सारी क्रियाएं आपको करनी होंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए मैन है, तो वो क्या कर रहा है, जुताई, बुआई, छिड़काव सब कुछ कर रहा है। ये बीज है, ठीक है, और बीज इसमें अपने खेत में इसने डाला, रसायन डाले, है ना, केमिकल्स, मशीनरी का यूज़ कर रहा है, मतलब आपने ट्रैक्टर वगैरह यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद जाके फसल बनी ना इस इंसान की। और देखिए अगर लेबर की बात करें तो क्या 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 और चीज़ें चाहिए होंगी, स्टोरेज होना चाहिए, श्रम है, लेबर है, मशीनरी है, रसायन है, केमिकल, ये सब अवेलेबल होगा भौतिक और मानवीय कृषि निवेश में, उसके बाद होगा। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृषि के प्रकार, टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में, ठीक है, क्या लेबर और टेक्नोलॉजी के स्तर हैं, उसके आधार पर दो मुख्य प्रकार में डिवाइड किया गया है, दो मुख्य प्रकार में आपको बांटा गया है। निर्वाह कृषि है, जिसे आप निर्वाह कृषि है, जिसे आप इंग्लिश में अगर समझो तो बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक तरह से सबसिस्टेंस फार्मिंग बोल सकते हो, एक तरह से क्या, सबसिस्टेंस फार्मिंग ही बोलते हैं इसको, निर्वाह कृषि को। ओके। दूसरी जो होती है यहाँ पे स्थानांतरित कृषि है, इसको शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन बोलते हैं। ओके। पहले हम इसे निर्वाह कृषि को समझ लेते हैं। देखिए निर्वाह कृषि को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, कि पर्टिकुलर मतलब उसी फार्मर की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये कृषि की जाती है, ठीक। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए
निम्न स्तरीय मतलब आपको कम मान लीजिए आपको सिर्फ़ अपने फैमिली की या मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मुझे मंडे को फूल चाहिए होते हैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए। तो मुझे सिर्फ़ अपने लिए चाहिए होते हैं ना, तो मैंने 2 गमले लगा लिए, 1 गुलाब का लगा लिया, 1 गुड़हल का लगा लिया, बस मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? तो यही है कि कम उपज मुझे कम उपज चाहिए ना, तो कम उपज के लिए क्या है, निम्न स्तरीय हम छोटा-मोटा बस मिट्टी लगा दी, मैंने पानी डाल दिया उसमें, बस आराम से हो रहे हैं उसमें फूल, इतने हो जाते हैं कि मैं अभिषेक कर पाती हूँ, अपना फूल-वूल चढ़ा लेती हूँ, ठीक? तो पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, बस मैं पानी रोज़ उसमें डाल दूँ, जब नीड हो 2-3 दिन में, अभी ठंड पड़ रही है, तो कम उपज के लिए कम स्तर की प्रौद्योगिकी, कम टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है? परिवार के श्रम से ही काम चल जाएगा, ठीक? निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि, अब देखिए निर्वाह कृषि को भी 2 टाइप्स में बाँटा गया है। एक गहन निर्वाह कृषि होगी, एक आदिम निर्वाह कृषि में डिवाइड किया गया है। ओके, अगर हम बात करें गहन निर्वाह कृषि में क्या होगा कि किसान एक छोटे भूखंड पे साधारणतः औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक छोटी एरिया पे किसान क्या करता है, छोटे-छोटे उसके पास जो औजार होते हैं उनसे और लेबर ज़्यादा अपना यूज़ करके करता है, ठीक? अधिक धूप वाले दिन में युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत, मतलब अधिक धूप वाले दिन में, ठीक है, जहाँ पे सॉइल अच्छी होती है और एक वर्ष में वो एक से अधिक फसल वहाँ पे उगाई जा सकती हैं। इसमें मुख्य फसल होती है उनकी चावल, ठीक है, और अन्य फसलों में अगर हम बात करें तो गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन ये सब शामिल है गहन निर्वाह कृषि में। ओके। गहन निर्वाह कृषि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, इन सब जगह जनसंख्या वाले लोग मौसमी प्रदूषण में से प्रचलित है, मतलब यहाँ पे लोग कर सकते हैं। अगर आदिम निर्वाह कृषि की बात करें, इसमें स्थानांतरण कृषि और चलवासी कृषि आती है। अगर स्थानांतरण कृषि की बात करें तो स्थानांतरण कृषि में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है, मान लीजिए किसान कुछ एरिया पे कुछ टाइम तक कृषि करता रहा, ठीक है, कुछ टाइम पर कृषि की उसने, देखिए, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया, पहले साफ किया और राख को मृदा में मिलाया, पहले साफ करा, राख जो थी उसको मृदा में मिलाया, फिर उसके बाद मक्का, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया। पहले उसको उसको जो वहाँ पे लैंड थी उसको उसने काटा, जलाया, फिर जलाने के बाद जो सब्सटेंस आए उनको क्या करा, सॉइल में मिला दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी उर्वरकता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो उसने किसान ने मक्का, आलू, कसावा ये सब फसलें वहाँ पे उगा ली। उगाने के बाद भूमि की उर्वरता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब भाई एक क्रॉप अभी हार्वेस्ट करी गई है, तो कुछ टाइम तक उसकी उर्वरकता, उसकी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्या करेगा किसान, वो भूमि को छोड़ देता है, ठीक है। वो कृषक वो भूमि छोड़कर दूसरी जगह के फिर यही प्रोसीजर करता है, काट कर, जलाकर भूखंडों को, फिर उसको राख को उसमें मिला देता है सॉइल में, फिर कृषि करता है। तब तक जब तक छोड़ देता है, फिर लाइक 15 से 20 साल आई गेस लगते हैं, तो उसमें फिर ये इसकी प्रोडक्टिविटी आ जाती है, तब फिर यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये होती है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग कृषि इसको हम बोलते हैं कर्तन एवं दहन भी बोलते हैं, है ना। पहले कर्तन एवं दहन आप समझ सकते हैं, पहले एग्रीकल्चर किया, उसके बाद उसे दहन कर दिया, जला दिया, ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं कुछ। अगर हम बात करें चलवासी चारण, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे लैंड की कमी होने लगी है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर चलवासी पशुचारण की बात करें तो देखिए, ये चलवासी पशुचारण में ये होता है कि लोग, अगर हम बात करें ठंडे एरिया में, लद्दाख वगैरह में, लोग टोटली डिपेंडेंट है किस पे, अपने पशुओं पे। तो जब बहुत ठंडी हो जाती है तो थोड़े नीचे प्लेन एरिया पे वो शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है उस पे, किस पे, अपने पशुओं पे। पशुओं को कहीं बहुत ठंड ना लग जाए या इस तरह की एक्टिविटी ना हो जाए, तो वो थोड़ा नीचे एरिया पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको मीट है, खाना है, उसी को सेल आउट करके वो शॉल वगैरह बना के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के चलवासी पशुचारण आप यहाँ देख रहे होगे, बहुत सारे अपने पशुओं को लेकर के वो शिफ्ट हो रहे हैं।
लोग, है ना? तो यही होता है चलवासी पशुचारण। अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में ऐसा होता है, जैसे कि राजस्थान में भी बहुत गर्मी वाले क्षेत्रों में भी होता है और बहुत ठंडी वाले क्षेत्रों में भी होता है, जिससे उनके पशुओं को हानि ना पहुँचे, ठीक है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, फिर जब वो ठंडी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो वहीं अपने एरिया पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें जो उनके पास पशु होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? भेड़ होता है, ऊँट होता है, मवेशी, याक, बकरियाँ, ये होते हैं, ओके। 2 चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिया है झूम। झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में। और मिल्पा मेक्सिको में होती है। रोका ब्राज़ील, लदान मलेशिया में होती है, ठीक है ना? एक चीज़ छूट गई है यहाँ पे, जैविक कृषि क्या होती है? ये आपकी छूट गई है। तो देखिए, जैविक कृषि में क्या है कि जैविक कृषि में जैविक खाद जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़ पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल खाद, ये सब यूज़ किया जाता है। रासायनिक खादों मतलब केमिकल्स का यूज़ ना करके जैविक खाद। अब जैविक खाद नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि चाय पत्ती को मतलब रासायनिक केमिकल्स मार्केट से नहीं डालने की अपेक्षा जैविक खाद, बोलते नहीं है, चाय पत्ती को मिट्टी में डाल दें, कुछ दिन बाद वो खाद का फॉर्म ले लेता है। तो इसी तरह के जैविक खाद, नेचुरली चीज़ें यूज़ की जाती हैं जैविक कृषि में। केमिकल्स का कम यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं केमिकल्स की जगह जैविक नेचुरली चीज़ें यूज़ करना, ओके। देखिए, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में ये होता है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये वाणिज्यिक कृषि जो आपकी अ, होती है, ये इसलिए की जाती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा जाए, और पशुपालन बाजार में सेल आउट के लिए ये कृषि की जाती है। और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग, इसमें ज़्यादा आपको लाइक कैपिटल लगती है, और एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वाणिज्यिक कृषि हो पाएगी। वाणिज्यिक कृषि मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल है इसमें। अगर हम बात करें वाणिज्यिक कृषि में, गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये पॉपुलर कहाँ है? ये पॉपुलर है आपकी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में, ठीक है? वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ओके। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। देखिए, इसमें जब ज़्यादा क्षेत्र हमें चाहिए ना, तो ये हमारे यहाँ पे सैकड़ों हेक्टेयर, इतना ज़्यादा। अब यहाँ अगर हम बात करें अपने यहाँ के, तो 1.5 हेक्टेयर के करीब ही किसान के पास ज़मीन है, तो यहाँ पे ये नहीं कर पाएगा कॉमर्शियल खेती, जो भी है आपकी, है ना? नेक्स्ट अगर हम बात करें मिश्रित कृषि की बात करें, तो देखिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल को उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि जो है वो आपकी अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है ना। देखिए, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि को थोड़ा सा समझते हैं। प्लांटेशंस, है ना? इसमें क्या है, ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एक पर्टिकुलर ही फसल वहाँ पे उगाई जाती है रोपण कृषि में, है ना? अब रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो होंगे वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय बहुत फेमस है, ठीक है। मुख्य फसलों की अगर बात करें, मेन क्रॉप्स की, तो देखिए, मेन क्रॉप्स में सबसे पहले मेन क्रॉप्स में क्या क्या है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब है। चावल की बात करें तो उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। अगर चावल की बात करें, चावल के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, और आर्द्रता भी ज़्यादा होनी चाहिए, वर्षा की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तभी चावल अच्छा उगता है, ठीक है। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मृदा चाहिए, जिसमें जल रुकने की क्षमता हो। जलोढ़ मृदा ऐसी हो कि जिसमें जल रुक पाए, सारा बह ना जाए, ठीक है। और जो चीन है, चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है, प्रथम है बोल सकते हैं, है ना? और भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र भी शामिल हैं चावल उत्पादन में। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। आप
याद कर सकते हो। गेहूँ की अगर बात करें तो गेहूँ के लिए आपको एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर भी मीडियम चाहिए और रेनफॉल भी मीडियम चाहिए, ठीक है। और फसल की कटाई के समय गेहूँ की फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। और गेहूँ जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, टीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में अगर बात करें तो शीत ऋतु में गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है। मिलेट की अगर बात करें तो मिलेट मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और बलुई मृदा में ये उगाया जा सकता है, ठीक है। कम वर्षा चाहिए और उच्च तापमान चाहिए तथा पर्याप्त एक एडिक्वेट सनलाइट की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मक्का की तो एक मीडियम टेम्परेचर भी चाहिए, मीडियम रेनफॉल भी चाहिए और धूप ज़्यादा चाहिए मक्के के लिए, ठीक। और मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको में उगाया जाता है। मक्के को हम सभी कॉर्न के नाम से जानते हैं, भुट्टा, बाली, है ना? रंग-बिरंगी होती हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ना कपास कॉटन की अगर बात करें तो काली और जलोढ़ मृदा में ये उगता है कॉटन। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, हम बोल सकते हैं। पटसन की अगर बात करें, पटसन को जूट बोलते हैं इंग्लिश में। और जूट है जो कि सुनहरा रेशा जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पटसन सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे से उग पाता है। इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए, जलवायु आर्द्र होगा तो चल जाएगा, ठीक है। फसल ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत, बांग्लादेश जो है प्राइमरी मतलब प्रोड्यूसर्स हैं किसके, पटसन या जूट के। कॉफ़ी की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु वाले एरिया में कॉफ़ी होते हैं और पर्वतीय ढाल पर अधिक अच्छे से होती है। आपने देखा होगा पर्वतीय ढाल पे बहुत अच्छे से होती है ये, पहाड़ी एरिया पे। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉफ़ी की खोज के विषय में बताया गया है, एक कहानी है। 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो कि बकरी चराने वाला था, उसने देखा कि उसकी बकरियां एक अनोखी उछल कूद कर रही है अब और हरकतें कर रही, तो बड़ा परेशान हो गया। तो उसने देखा कि उस सदाहरित पौधे की फलियां को चक्कर देखा उसने, तो जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। तो उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि उसी से पता चला कि ये कॉफ़ी का है पौधा, ओके ना। चाय की बात करें तो देखिए चाय जो होती है, चाय में लेबर बहुत ज़्यादा लगता है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि चाय को कैसे महिलाएं रोपित कर रही हैं, फिर इसे भेजा जाएगा तो इससे पत्तियाँ निकलेंगी, फिर हम लोगों को परचेज़ करेंगे, मार्केट में आएगा, ठीक है। इसके लिए ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। दुर्मुट मृदा चाहिए, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रम, अधिक लेबर लगता है। लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चाय के बागानों में। अगर बात करें कृषि का विकास, तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से है। अब ये तो छोड़ दीजिए, भारत का एक फर्म की अगर बात करी गई है यहाँ पे। मुन्ना लाल एक छोटे से गांव में किसान है। छोटे से गांव के किसान की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से कम के करीब ही किसानों के पास ज़मीन होती, ठीक है। उनका आवास भी गांव ही होता है और अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वे वर्षों के एकांतर पर खरीद पाते हैं, ठीक है। उसकी जो भूमि है उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसल, उसकी जो भूमि है किसकी, मुन्ना लाल की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ठीक है, अच्छी है। और कम से कम 2 फसल वो अ, उपज कर लेता है उस भूमि में। गेहूँ या चावल और दाल उगाता है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ सहकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के, मतलब किसान जो है सबसे पूछता रहता है
अपने मित्र और बुजुर्गों से कि कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता रहता है। खेत की जुताई के लिए भाड़े पर वो ट्रैक्टर भी खरीद लेता है ले आता है जब खेत की जुताई करनी होती है, ठीक है। कुछ मित्र अभी भी उसके जो है बैल बैल से खेत को जोतने की परंपरागत विधि से, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जिसके पास जितना पैसा वो उतना ही तो चीज़ परचेज़ करेगा, उतना ही तो अफोर्ड कर पाएगा ना, ठीक है। वो भाड़े पे ले आता है, वो बैलों से करते हैं उसके फ्रेंड्स, ठीक है। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर ले आता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध भी बेचता है। वहाँ का भी एक सदस्य है। सहकारी समिति से उसके जानवर के लिए चारे के प्रकार, पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय भी बताती रहती हैं सहकारी समितियाँ उसे। ठीक है? तो यही सब कुछ इसमें बताया गया है। 9 लास्ट में ये बताया गया, अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाएं। अब देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि वो जैसे ही उपज उसकी पैदावार हो जाती है, वो सोचता है कि मैं मतलब कभी कभी वो बैंक से लोन भी ले लेता है, या फिर ऋण भी लेता है। तो उस ऋण ले लेता है और अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेच देता है। अधिकांश किसान के पास ना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, तो वो सोचते हैं जैसे हमारी पैदावार है, हम जैसे मतलब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया वैसे मैं सेल आउट कर दूँ मार्केट में, है ना। क्योंकि रखने की जगह नहीं तो फसल सारी खराब हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि हर टाइम हर क्रॉप के रेट, हर चीज़ के रेट हाई नहीं होते हैं, या फिर कभी कभी लो भी हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी तो थी नहीं, तो जिस टाइम जो भी रेट होगा वो उसमें बेचने को तैयार हो जाते हैं। इससे उन्हें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया, उनको स्टोरेज की भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे जब वो क्रॉप को सेल आउट करें तो उन्हें उचित मूल्य या उचित दाम मिल पाएँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फॉर्म की बात की है, वहाँ हमने तो भारत के फॉर्म की बात कर ली कि यहाँ का कैसा फॉर्म है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, वहाँ सिर्फ 1.5 हेक्टेयर था एक किसान के पास। यहाँ पे फार्म का आकार देखिए कितना है। प्रारूपिक फार्म का आकार, यहाँ फार्म का आकार कितना है। यहाँ किसान के पास लगभग इतना हेक्टेयर का फार्म है, मगर यहाँ पे 250 हेक्टेयर, मतलब देख रहे कितना ज़्यादा सामान्यतः फार्म होता है। अब इसमें ये लोग मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर सभी कुछ महत्वपूर्ण फसलें उगा रखते हैं, ठीक है। और राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर, वो समझ रहे हैं, डेढ़ हमारे पास डेढ़ 1.5 ही हेक्टेयर है, और यहाँ पे कितनी है 300 हेक्टेयर भूमि। अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण भी कर सकते, भाई पैसा उनके पास हो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। ट्रैक्टर, बीज की मशीन सब कुछ यूज़ कर सकता है। तो बहुत धनी मनी है तो सब कुछ यूज़ कर सकता है। तो यही इसमें बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि खेतिहार किसान की तरह। अब यहाँ खेतिहार किसान उनके पास इतना है ही नहीं, तो वो खेतिहार किसान की तरह बात करते हैं। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया गया है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर हो गया है, और चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिलती रहती है। सीटेट से रिगार्डिंग सीटेट हो जाएगा, इसके बाद सुपर टेट का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिएगा। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।